हाँ मित्रों, आज हम संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता के विषय में कुछ अध्ययन करेंगे, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए 3, सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष और अंत में प्रजातांत्रिक। इनका यही सही क्रम संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवाद, ग्राम स्वराज या पंथ निरपेक्षता अथवा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूटों के उपयोग से करना है, जिसमें ऑप्शन बी पहला व तीसरा यानी समाजवाद व पंथ निरपेक्षता को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या भारत में संसदीय शासन नहीं है, अथवा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अथवा भारत राज्यों का संघ है। तो इसका भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी सही है। पांचवा, भारत के संविधान के प्रमुख के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, अवसर की समानता। चौथा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें उपरोक्त ये सभी भारत के संविधान के आमुख के लक्ष्य हैं, जो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, तो ऑप्शन 6 का डी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? तो वो हम भारत के लोग हैं। सातवां, भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अथवा डी ऑप्शन, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन ए सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, क्योंकि इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया, और ये कथन इसमें 1950 से संबंधित बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आठवां, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत
ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इस दूसरा ऑप्शन है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें 9B केवल पहला, दूसरा और चौथा तथ्य सही दिया गया है। इसमें तीसरा वाला तथ्य गलत है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसका संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर 1950 की स्थिति पूछी गई है। 10 का सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी, निम्न में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 11 का सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में अनेक धर्म हैं। ऑप्शन ए। बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति करता है। 13 ऑप्शन 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, बी, संप्रभु, सी, समानता, डी, अखंडता। तो इसमें ऑप्शन डी, अखंडता, हमारी संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं था। बाकी बंधुत्व, संप्रभु और समानता ये तत्व प्रस्तावना में पहले से ही सम्मिलित थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, बी, पंथनिरपेक्ष, सी, प्रभुता संपन्न, डी, लोक कल्याण। तो इसमें ऑप्शन डी, लोक कल्याण जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया है। बाकी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न आदि ये शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय 16 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। 16 का ऑप्शन, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है प्रस्तावना में। किसको? भारत को। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। 17 का सी, 16 का सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वजा। ऑप्शन ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता, डी शासनाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका ऑप्शन सी संप्रभुता, सॉवरिजन, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। 18, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन 18
डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो क्रम सही दिया गया है वो ऑप्शन डी में दिया गया है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में ही दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है किसमें? मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, अथवा ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं दी गई है। तो 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों, इन तीनों में संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों की रूपरेखा को उल्लिखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 21 में डी आर्थिक स्वतंत्रता के विषय में उसमें उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो ऑप्शन 22 नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए समाजवादी दिया था, पंथनिरपेक्ष भी दे रखा था और अखंडता भी दे रखा था, किंतु 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया तो उसमें गणराज्य शब्द प्रस्तावना में वर्णित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है? दूसरा, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। और चौथा बिंदु है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। संविधान का जो आमुख है उसका उद्देश्य जो झलकता है उनके विषय में ये तथ्य दिए गए हैं। इनमें को नीचे दिए गए कूट से सही का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन 2, 3, 4 पहला छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यायालय में डायरेक्ट नहीं लागू होता है संविधान का जो मतलब मूल तत्व है, आमुख है। और क्वेश्चन नंबर 24, समाजवादी धर्म तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 41वें संशोधन द्वारा, या बी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अथवा सी ऑप्शन 43वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 1976 में। क्वेश्चन नंबर 25, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है? सार्वभौमिकता, या बी समष्टिवाद, सी समाजवाद, डी अंतःक्रियावाद। इसे सार्वभौमिकता के अंतर्गत इस सिद्धांत को जाना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, सी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या डी फ्रांस के संविधान से। कर्तव्यों के विषय में पूछा गया है यहाँ, तो ये कहाँ किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो क्वेश्चन 26 का सी रूस
यानी तब ये पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, के संविधान से लिया गया है। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। इसी प्रकार अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन ए आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से, आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड के गणतंत्र से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था के किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो देन है वो अपने देश भारत की है। ऑप्शन ए 28 ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? 29 नंबर क्वेश्चन में आयरलैंड, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसके अंतर्गत सरकार अपने नीति निर्देशन का कार्य करती हैं सरकारें, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 30, तो ये ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जिसमें सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के मद दिए गए हैं और सूची सेकंड में जिस देश से अपनाया गया है उसके विषय में दिया गया है और इनका सुमेलन करने के विषय में यहाँ बताया गया है कि कैसे इसका सुमेलन किया जाए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए? नीति निदेशक अभी बात ऊपर हुई है कि आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ए का विकल्प तीसरा। अब ये 2 में दे रखा है, इसलिए अभी एक और बिंदु देखते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो ये 5वां, संयुक्त राज्य अमेरिका, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, तो ये बी का 5वां भी दोनों में दे रखा है, तीसरा 5वां। और अब आती है बात संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो ये समवर्ती सूची ली गई है। क्वेश्चन नंबर 31, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से। और अगला स्टेप है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, कनाडा से। तो इस प्रकार ऑप्शन 31 का डी सही हो जाएगा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी उधार ली है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? समवर्ती, अभी ऑस्ट्रेलिया बताया गया था, तो 32 का ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, 32 नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 33 क्वेश्चन नंबर है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेलन करना है। सूची फर्स्ट में विधि का शासन यानी तथ्य दिए गए हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, और बगल में सूची सेकंड में देशों के नाम दे रखा है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, इसके विषय में है क्वेश्चन नंबर 33, इसका ऑप्शन 2, 3, 4, 1 यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बात मिलान कर लीजिएगा आप। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने वाला, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली, ये संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम, बी का ये क्वेश्चन नंबर 34 है सी, हाँ तो यूनाइटेड किंगडम सही है, बी का पहला, ए का दूसरा। आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से
और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, लोकहित से संबंधित। तो ये 35 का सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था के संबंध में है कि ऑप्शन ए केवल भारत में है, या ऑप्शन बी केवल यूएसए में है, अथवा सी भारत और यूएसए दोनों में है, या केवल यूनाइटेड किंगडम में है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 36 का और सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका दोनों में ये न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, कथन सत्य है ये। 36 का सी। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। 37 नंबर क्वेश्चन ए। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये कथन सत्य है, बाकी सब असत्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं। 39, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? 39 क्वेश्चन नंबर है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है भारत की संघात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन बी 40 का बी। 41, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार, ये विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या हैं? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसलिए ये वृहद हो गया है, या इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान दिए गए हैं इसलिए ये मतलब काफ़ी वृहद हो गया है, अथवा ऑप्शन सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या ऑप्शन डी यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए भारत का संविधान एक वृहद संविधान है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये कहा है जी ऑस्टिन ने, ऑप्शन ए जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? 44 नंबर क्वेश्चन सी, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। 45, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह चौथा तथ्य है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। 45, तो इसका ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है तथा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। जो दिया गया है चौथा तथ्य, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये यहाँ पे तथ्य मूलभूत लक्षण अपने
राजनीतिक व्यवस्था भारत की राजनीतिक व्यवस्था का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति, या डी राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। तो ऑप्शन डी, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ये ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करना, यही भी निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 48 कथन और कारण से संबंधित है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण इसका दे रखे हैं कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और इसका जो कारण दिया गया है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। इसलिए कथन और कारण दोनों एक दूसरे की को परिभाषित करते हैं और दोनों सही हैं। 49 भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा, यही उत्तर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सी एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, डी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप करना, ये पंचशील के सिद्धांत में समाहित थे, किंतु गुट निरपेक्षता जो है वो पंचशील के सिद्धांत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 लिखित संविधान की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? 51 संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे पुराना संविधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि लिखित रूप में है, और यहीं से इसकी अवधारणा ने जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 52 कथन है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 52 बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी। 53 संविधान से इतर अधिकार का अर्थ है क्या? वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ऑप्शन सी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? क्वेश्चन नंबर 54 ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 55 भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है या लचीला है या ना ही कठोर ना ही लचीला? ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो ये 55 का डी, भारतीय संविधान अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। क्वेश्चन नंबर 56 नीचे निम्न कथनों पर विचार करना है, अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक
बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है? क्वेश्चन नंबर 56 बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 57 क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 57 का ऑप्शन डी। केसी व्हीयर ने ये बात कही थी, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 58 भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 में भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या डी अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसमें ऑप्शन बी एकल कार्यपालिका निम्नांकित में से एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है, एकल कार्यपालिका। 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही है? तो इसमें सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होना ही गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कथन होता है, यह तथ्य है। तो यहाँ ऑप्शन 60 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये 61 का ए ब्रिटेन में। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई और इसी देश से भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रादुर्भाव माना हुआ है। 62 किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? अर्धसंघात्मक। 62 केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। 63 भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। ऑप्शन ए इज राइट। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो स्रोत है वो जनता है। 64 संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तथ्य दिए गए हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये दिया गया है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, झारखंड और सिक्किम। तो इसमें किस कालक्रमानुसार इनका गठन किया गया या ये मतलब चलन में आए? तो ये क्वेश्चन नंबर 66 है। तो इसका उत्तर 4, 2, 1, 3। सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड। अभी और इसमें बढ़ा दिया जाए तो बाद में तेलंगाना भी आ जाएगा सबसे लेटेस्ट, और उससे भी बाद जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग ये जो हुआ। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग ने
67 का ए 14 राज्य एवं 5 संघ राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाया था। 14 राज्य एवं 5 संघ राज्य, तो ऑप्शन ए 67 का ए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। 68 ऑप्शन ए। 69 निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। हरियाणा दिया है, सिक्किम दिया है, नागालैंड, मेघालय। तो नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, फिर मेघालय और उसके बाद सिक्किम। तो ये ऑप्शन 3, 1, 4, 2 सी 69 का सी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही कालानुक्रम है ऑप्शन बी में दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? 71 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। इसी प्रकार 9 नवंबर को झारखंड, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, ऐसा था कुछ। चलिए देख लीजिएगा, वो भी लेटेस्ट का है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? 72 ए भारत तथा इंडिया। ये जो 2 नाम दिए गए हैं भारत के, ये संविधान में उल्लिखित हैं कि भारत तथा इंडिया। 73 नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में। तो ये दी है संसद में। नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। 74 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, या बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। 75 यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची, ऑप्शन डी में संशोधन करना आवश्यक होगा, प्रथम अनुसूची में। 76 कथन भारत संघ नहीं है, कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। 76 इसमें कथन जो ए दिया गया है भारत संघ नहीं है, ये तो पूर्णतया गलत है, किंतु जो कारण आर दिया गया है वो पूरी तरह सही है, इसलिए 76 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 77 भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट का दे रखा है, तो ये 77 का बी 1953 भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई थी। 78 निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा फैक्ट है एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये
ऑप्शन सभी तीनों जो हैं सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 78 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? 79, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये तो सही है 79। और बी ऑप्शन दिया है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, तो ये भी सही दिया है। सी ऑप्शन है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो ये यहाँ गलत दे रखा है। बाकी इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी ठीक है। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा तथ्य है, इसे वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा तथ्य, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। 80, तो उपरोक्त पहला, दूसरा और तीसरा तीनों तथ्य सही हैं, तो ऑप्शन डी 80 का डी। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, किसके पास निहित है? 81, तो वो सी संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। 82, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1956 में किया गया था, ऑप्शन सी 82 का सी। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 में, ऑप्शन बी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया? आंध्र प्रदेश का। कब किया गया? 1953 में, भाषाई आधार पर। सिक्किम, 85 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 85 नंबर क्वेश्चन, 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन के अंदर, और इसे 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 86, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ये क्वेश्चन नंबर 86 सी, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे पूर्ण राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। 87 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 20 सीटें, ऑप्शन डी 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजपत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा तथ्य है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या सही है? क्वेश्चन नंबर 88, केवल पहला सही है।
बाकी सब गलत है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए। 89 किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? 89 डी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यूएसए में। 90 भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा या ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। बाकी जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलित कर लिए जाने पर भारत की सीमा में, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। अच्छा, 91 भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी में दिया है, या डी में कह रहा कि उपरोक्त में कोई नहीं। 91 का बी एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये भारत अपने यहाँ एकल नागरिकता ही प्रदान करता है। 92 किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तथ्य दिया गया है। पहला, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 का सी पहला, तीसरा और चौथा तथ्य सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो ये नहीं माना जाएगा। 93 भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? इकहरी नागरिकता 93 ए ब्रिटेन। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। 94 निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? 94 यह अंतिम क्वेश्चन था। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ये उपरोक्त सभी तथ्यों पर, त्यागने पर, पर्यावसन पर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से, और वंचित किए जाने पर। यदि भारत सरकार चाहे तो यहाँ से वंचित कर सकती है, जिसे देश निकाला कहते हैं। तो उपरोक्त सभी तथ्यों पर भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसी तथ्यों के साथ सभी मित्रों को शुभ रात्रि।